तो इससे दूसरे दलों की नींद तो होना जरूरी है और होनी भी चाहिए। और अगर उनको परेशानी हो रही है, उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो इससे आपका उत्साह और बढ़ना चाहिए और इसलिए बढ़ना चाहिए कि आपका हाथी अब विजय की ओर चल पड़ा है और इन सबको रांगते हुए अवश्य करेगा। और इसलिए आपको दूसरे लोग विचलित अगर हो रहे हैं तो उनको विचलित होने दीजिए और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि अब जो चुनाव हो रहा है ये अब की बार चुनाव में बाहर का रास्ता नापने जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी यहाँ 2012 के बाद दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए बहन मालती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और इसीलिए इन सब चीजों से आप लोगों को उत्साहित ज्यादा होना चाहिए और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाइयों, मैंने हमारे साथ के मंच पर हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी सम्मानित साथी बैठे हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में प्रयागराज में इस ऐतिहासिक जनसभा में बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा हुए हैं, हम सभी का अभिवादन करते हैं। मंच पर हमारे साथ में बहन मालती जी द्वारा उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो चुका है और वो लोग भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। श्री नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी उर्फ मुन्ना त्रिपाठी ये प्रत्याशी हैं श्री हरि प्रयागराज से, श्री घनश्याम पांडे जी प्रत्याशी प्रतापपुर से, श्री संजय गोस्वामी जी प्रत्याशी शहर उत्तरी से, श्री राम तोलन यादव जी प्रत्याशी फूलपुर से, श्री रामबली जैसल जी प्रत्याशी कोरांव से, श्री अजय यादव प्रत्याशी रानीगंज से, श्री आशुतोष त्रिपाठी प्रत्याशी सदर प्रतापगढ़, श्रीमती डॉक्टर नीतू कनौजिया प्रत्याशी मंजनपुर कौशाम्बी, श्री अतुल द्विवेदी जी प्रत्याशी चायल कौशाम्बी, श्री संतोष त्रिपाठी प्रत्याशी सिराथू कौशाम्बी, श्री दशरथ लाल सरोज जी प्रत्याशी खागा फतेहपुर, श्री फरीद अहमद प्रत्याशी हुसैनगंज फतेहपुर। तथा आज खुशी की बात यह है कि हमारी पार्टी के मुखिया ने कुछ अन्य लोगों को भी अपना आशीर्वाद दे दिया है और उनको प्रत्याशी घोषित करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर डाली है कि हम आपकी जनसभा में करें। और वो है श्री सर्वेश तिवारी जी उर्फ बाबा तिवारी जी, विधानसभा मेजा से नौजवान हम लोगों के साथी, बहुत पुराने साथी हैं, कर्मठ नेता है, मजबूत नेता है। श्री फूलचंद मिश्रा जी विधानसभा पट्टी से प्रतापगढ़ से, श्री फूलचंद मिश्रा जी इनको भी बहन मालती जी ने विधानसभा पट्टी प्रतापगढ़ से इनको प्रत्याशी बनाने का काम किया है और इनकी घोषणा भी आज हो रही है। और इनके साथ साथ में श्री आदित्य पांडे जी जो हम लोगों के पूर्व में एमएलए रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, और ये विधानसभा जहानाबाद से, ये फतेहपुर से आपके प्रत्याशी के रूप में इनको भी बहन मालती जी ने घोषित करने की अनुमति आज हमको दी है और इनको भी हम लोग प्रत्याशी के रूप में घोषित करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री भावेश शुक्ला जी भी बैठे हैं करछना प्रयागराज से, श्री नंदन पटेल जी शहर कश्मीर विधानसभा से प्रयागराज से, श्री ओम प्रकाश पटेल जी पापामऊ विधानसभा से, श्री आनंद काशी जी सोराव विधानसभा से और श्री संजय त्रिपाठी जी विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ से भी ये भी हमारे बीच में मौजूद है। भाइयों, आपको एहसास हो गया होगा और आपने ये जान लिया कि अब क्या होने वाला है। 10 दिन बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, 10 दिन बाद चुनाव घोषित हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिस तरह से जो हमारे विरोधी लोग हैं उनके नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है, वो आपने स्वयं देखने का काम कर लिया। इसलिए
अब आपको खुद भी विश्वास अपने ऊपर हो जाएगा कि अब की बार आप अपनी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है किसी से नहीं छुपा। उत्तर प्रदेश में कौन सा वर्ग, कौन सी जाति का व्यक्ति, कौन से धर्म का व्यक्ति आज संतुष्ट है। किसी एक का भी नाम आप लेना चाहें तो आपको एक भी नाम नहीं मिलेगा, एक भी ऐसा वर्ग नहीं मिलेगा, एक भी ऐसी जाति धर्म के लोग नहीं मिलेंगे जो कि कह सके आपसे कि हम इस सरकार में संतुष्ट हैं। ये वो सरकार है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जिसका स्थापना कैसे हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी झूठे वादों से। इन्होंने झूठे वादों की एक छड़ी लगा दी थी पूरी सरकार बनाने के पहले। इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को इन्होंने छलने का काम किया था। और इसके साथ साथ में लोगों को यह भी था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार का जो उस समय प्रशासन चल रहा था और जो कुप्रशासन चल रहा था वो भी लोगों ने देखने का काम किया था, जिससे कि लोग परेशान हो गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप सभी ने देखा कि किस तरह से जब भी वो आती है, और पिछली बार भी जब आई थी तो किस तरह से गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, लूट मार, घसोट, लोगों से फिरौती, डकैती, बलात्कार और दंगे फसाद पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनाने का काम किया। एक दो दंगे नहीं, 134 दंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए थे। और दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं, वरना अगर दंगे होते होते तो फिर बहन मायावती जी की जब सरकार थी 5 साल की तो एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार को उठा फेंकने के लिए लोगों ने मन बनाया कि ये झूठे वादे जो कर रहे हैं हम इनको झूठ नहीं मानते, हो सकता है ये हमारे इन वादों को पूरा करने का काम करें। और उन्होंने उसको उखाड़ के फेंका और भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया। इन्होंने कहा, लोगों से वादे किए, महिलाओं से कहा कि हमको वोट दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम तुम्हें गैस का चूल्हा देंगे, हम तुम्हें सिलेंडर देंगे, हम महंगाई को घटा देंगे, हम रोटी के दाम घटवा देंगे, हम सब्जियों के दाम घटा देंगे, हम जो चीजें आप इस्तेमाल करती हैं उनको सस्ता करने का काम कर देंगे, आप हमको वोट देने का काम करेंगे। क्या ये वादा पूरा हुआ? क्या इन्होंने किया इसके एवज में? इन्होंने जो इनकी खुद की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जो इनके हम लोगों की नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है, उसके तहत में उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, जहां हर 2 घंटे में महिला के साथ में बलात्कार होता है और दुराचार होता है। हर 2 घंटे में। क्या यही मांगा था इनसे महिलाओं ने? क्या इसी के लिए वोट दिया था इनको? याद करिए बहन मायावती जी की सरकार, जिन्होंने कानून द्वारा कानून का राज चला करके और पूरे देश को दिखाने का काम किया था, खाली उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश को दिखाने का काम किया था। उनका याद करिए, जब उनका राज था तो कोई भी घर की लड़की, महिला, उसको रात के 12 बजे भी अगर घर से जाने की जरूरत पड़ती थी तो वो सोचती नहीं थी, हिचकिचाती नहीं थी, घर से निकल जाती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी तरफ कोई भी गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता। और क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, और जो कानून द्वारा कानून का राज चलाते हैं, जो अपने आप को नहीं, जिन्होंने अपनी पार्टी के ही लोगों को नहीं छोड़ा, बख्शा। अगर उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया तो वो दूसरों को क्या बख्शेंगी? आपको अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने हाथ में कानून ले लिया था। सरकार बने से 15 दिन हुए थे, गरीबों की बस्ती में जाकर के उनके ऊपर बुलडोजर चला करके उनकी झोपड़ियों को रौंदने का काम किया था, जमीन कब्जा करने के लिए। बहन मायावती जी ने उनको अपने आवास में लखनऊ में बुलाया था। मैं चश्मदीद गवाह था उसका, और वहां पर बुला करके उन्होंने उनके हाथों में हथकड़ी पहनवा करके और उनको 5 साल तक जेल में रखने का काम किया, जेल से बाहर आने नहीं दिया, क्योंकि कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया किसानों से, कहा कि हम तुमको तुम्हारी 2 गुनी आमदनी कर देंगे। जैसे महिलाओं से कहा सिलेंडर के दाम कम कर देंगे, सिलेंडर के दाम कम किए, सब्सिडी में पहले दिए, और उसके बाद क्या किया?
आज तो सिलेंडर भरवाने की भी ताकत क्षमता नहीं रह गई महिलाओं के अंदर। 1200 रुपए पहुंचाने का काम कर दिया। जो 400 रुपए 300 रुपए में सिलेंडर भरा जाता था उसको 1200 पहुंचाने का काम किया। डीजल और पेट्रोल के दाम उन्होंने 100 के पार पहुंचाने का काम कर दिया। हर चीज जिसकी वजह से महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। खाने का सामान ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, तेल ले लीजिए, आटा दाल ले लीजिए, हर एक के दाम जो है उन्होंने 2-2 गुना नहीं 4-4 गुना बढ़ाने का काम कर दिया। महिलाओं की कमर रसोई तोड़ने का काम किया। ये वादा करके और इनका करने की क्षमता जो उन्होंने दिखाई वो उनसे छीनने का काम किया। इसी प्रकार से किसानों से कहा तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, तुम हमें वोट दे दो। उन्होंने तो वोट दे दिया। भोले भाले किसान, उन्होंने सोचा कि ये तो सही बोल रहे हैं, इनका ये वादा कर रहे हैं तो पूरा करेंगे। हालांकि चोट खा चुके थे। उसके पहले पूरे देश के लोग इनके वादे से, इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे। किसी के खाते में एक नया पैसा भी नहीं आया। इन्होंने झूठा वादा तब भी किया था और बाद में कहा कि जुमला है। लेकिन लोग फिर इनके धोखे में आ गए और किसानों ने सोचा कि हमारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। इन्होंने क्या किया? आमदनी तो 2 गुना नहीं की, लेकिन उनकी जमीन छीनने का काम किया। उनकी जमीन पे नजर लग गई और उन्होंने 3 काले कानून बना करके उनको ऐसे कानून बनाए जिससे किसानों को बाध्य कर दिया जाए कि वो इन कानूनों के तहत इनको अपनी जमीन पट्टे पे इनके जो उद्योगपति हैं, जिनके हाथों में इन्होंने पूरे देश को बेचने का काम किया, जैसे श्री नकुल दुबे जी ने आपके बीच में बताया, ये बता ही दिया है, उसको उन्होंने उनके हाथों में बेचने का काम किया। उन्हीं के हाथों में जमीन भी दिलवाना चाहते और इसी के तहत उन्होंने ये 3 काले कानून बनाए। किसान जो था पूरे देश में आंदोलित हुआ, इनकी असलियत को पहचान गया और पहचानने के बाद उसने आंदोलन किया। तो उनके ऊपर क्या किया इन्होंने? 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी अपनी जान की। 4 किसानों को तो लखीमपुर में इनके मंत्री के चहेतों, उनके घर वालों के माध्यम से उनको गाड़ी से कुचलने का काम और मौत के घाट उतारने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा किसान अभी भी घायल और इतनी हालत खराब है उनकी कि वो पड़े हुए अस्पतालों में, जिनको उस दिन कुचलने का काम किया गया था। लेकिन मंत्री बदलने का काम नहीं हुआ, मंत्री को हटाने का काम नहीं हुआ। ये इनका किसान प्रेम है। 2 गुने की बात कही थी, अभी 1 महीने पहले 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। 5 साल की सरकार निकल गई। जब चुनाव आ गया, चुनाव आने के समय 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। 5 रुपए सालाना के हिसाब से गन्ना का मूल्य बढ़ाने का काम इन्होंने आखिर में आने का काम किया। और बहन मायावती जी ने क्या किया था? बहन मायावती जी ने कोई वादा नहीं किया था। समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए थे। बहन मायावती जी ने यह नहीं कहा था किसानों से कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। लेकिन इसलिए नहीं कहा था क्योंकि किसान हो, गरीब हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, सभी लोग जो है वो उनके इस तरह के लोग उनके दिल में बसते हैं और उनके लिए वो खुद ही दिन रात सोचने का काम करती है। उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने 2 गुना आमदनी करने के लिए 125 रुपए क्विंटल का जो दाम था गन्ने का, उसको 250 रुपए पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने। इतना ही नहीं, इन्होंने बेरोजगारों से कहा कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम हमको अपना वोट दे दो। जैसा कि श्री कपिल मिश्रा ने कहा अभी कि इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मिला क्या? कुछ नहीं मिला। मिला तो क्या मिला? लाठियां मिली। जब उन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन करके जैसे किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, उनके सर फोड़ दिए। जब नौजवान लोगों ने जाके इनसे कहा कि हम लोगों ने डिग्रियां ली हैं, पीएचडी इंजीनियरिंग करके, आपने हमसे कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे, अब कहां है नौकरी? तो उनको नौकरियां तो नहीं दी। जब 4.5 वर्ष बाद उन्होंने आंदोलन किया, उनके ऊपर भी लाठियां बरसाने का काम किया, उनके भी सर फोड़ने का काम किया। और उसके बाद सलाह क्या देते हैं? उनको सलाह देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी सलाह दिया, पार्लियामेंट के बाहर भी सलाह दिया। उत्तर प्रदेश में हर गांव जिले में जाके नौजवानों से कहा कि तुम लोग पकौड़े बेचने का काम करो, तुम लोग पकौड़े बेचो, तुम लोगों को नौकरी हम नहीं दे सकते, पकौड़े बेचने का काम करो। पकौड़ा बेचना, ठेला लगाना, खोमचा लगाना, सब्जी बेचना, ये सब चीजें हम लोग बहुजन समाज पार्टी को बुरा नहीं मानते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो बनी ही इनके लिए
और इन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए काम करती है, इन्हीं गरीबों के लिए काम करती है दिन रात, लेकिन धोखा नहीं देती। धोखा नहीं देना चाहिए इनको। इन्होंने तो धोखा दिया। इन्होंने कहा उनसे कि हमको वोट दे दो, तुम पढ़े लिखे डिग्री होल्डर हो, हम तुमको नौकरी देते हैं। तो ये वादा नहीं करना चाहिए था वोट लेने के लिए। जिस तरह से अभी आपके सामने बताया गया कि 12,000 और 10,000 का मोबाइल और लैपटॉप दे करके वोट खरीदा जा रहा। महिलाओं के बारे में जो उन्होंने वादे किए थे, किसानों के वादे किए थे, उन्होंने नौजवानों से किया था, उसमें तो झूठा उतरे ही उतरे। उसके साथ साथ में जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, उनके साथ भी इन्होंने ऐसे ही धोखा देने का काम किया। अध्यापकों के साथ में, चाहे वो वित्त विहीन अध्यापक हो, पूरे प्रदेश के जो 20 लाख से ज्यादा वित्त विहीन अध्यापक हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने धोखा दिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आपके साथ छलावा किया है, लेकिन हम आपको देंगे, आपका मानदेय देंगे, सम्मानजनक मानदेय देंगे, नियमावली भी बनाने का काम करेंगे, आप हमारे साथ में आ जाइए। ये भोले भाले लोग, ये टीचर लोग उनके बहकावे में आकर के उनके वादे को सही समझ करके उनके साथ में वोट देने का काम किया। और उसके बाद 20 लाख मतलब होता है 1 करोड़ परिवार जोड़ लीजिए, तो इन्होंने जोड़ करके देने का काम किया। उनको मिला क्या? उनको मिला कुछ नहीं मिला। जब 4.5 वर्ष बीत गए और उसके बाद भी इन्होंने जब कुछ नहीं दिया, तो इन लोगों ने आंदोलन करने का काम किया। और आंदोलन करके ये लोग जो थे लखनऊ में गए, घेराव करने का काम किया विधानसभा का, तो उनको भी वही मिला, वही लाठी, वही डंडे, वही सर फोड़ने का काम, वही खसर से खून निकालने का काम, जो इनके पास एक अस्त्र है। जब कोई आता है अपनी बात रखने के लिए, तो वो देने का काम करते हैं। तो वही देने का काम इन शिक्षकों को भी किया उन्होंने। और उनमें से एक महिला ने, जब अपना महिला शिक्षक थी, उसने अपना सर मुड़ा लिया और सर मुड़ा करके विधानसभा के सामने ही बैठ करके सर मुड़ाया। तो लोगों ने पूछा, मीडिया के लोगों ने, कि भाई तुमने सर क्यों मुड़ा लिया? महिला हो, तुमने सर क्यों मुड़ाया? उन्होंने कहा कि हम सर इसलिए मुड़ा रहे हैं क्योंकि इस सरकार की अंत्योष्टि की घोषणा आज हम अपना सर मुड़ा के करने का काम कर रहे हैं। अगले दिन मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? इतने नाराज हो गए, इतने खफा हो गए कि अगले ही दिन उन्होंने फिर उसके बाद एक वक्तव्य जारी किया और बोलने का काम किया। कहा कि ये शिक्षक लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, इनको तो ऐसे ही हर्ष होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक कौन बनता है? जिसने पिछले जन्म में पाप किए हो, जिसने पिछले जन्म में दुष्कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, उसको इस जन्म में फिर शिक्षक बनना पड़ता है। और इसीलिए ये शिक्षक जब बने हैं, पिछले जन्म के पापी हैं, तो इनके साथ में ऐसा ही हश्र होना चाहिए। इस तरह की सोच रखने वाला वो भी कौन? उत्तर प्रदेश का मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री। वो इस तरह की सोच एक टीचर के लिए कैसे कोई सोच सकता है, कह सकता है? ये वही कह सकते हैं। हम तो ये इलाहाबाद में पढ़े हुए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी है, बगल में ही। यहीं से पढ़ करके यूनिवर्सिटी से हम आगे निकले। हमारे पिताजी भी चीफ जस्टिस बनने के पहले, जज बनने के पहले वकील थे, वो भी हमारी तरह, और वो भी इसी यूनिवर्सिटी से पास करके गए थे। यहाँ पर हम लोगों के शिक्षक, जिन्होंने हम लोग पढ़ा करके इस जगह पर पहुंचाने का काम किया, इस स्थान पे पहुंचाने का काम किया कि हम आपके सामने कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, अदालतों में खड़े होकर के कुछ बात रख सकते हैं, हमारे गुरु हैं, और उनके बारे में इस तरह की बात कहना, ये कौन कह सकता है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया इस तरह की बात, इस तरह की सोच ऐसे लोगों के सामने रख सकते हैं। आज इसी को लेकर के हमारे जो ये शिक्षक थे, ये लोग जब परेशान हो गए, ये मेरे पास भी आए थे और हम इनको लेकर के बहन मायावती जी के पास ले गए थे। बहन मायावती जी से इनकी लगभग 1.5-2 घंटे की बातचीत हुई। उसके बाद जो इनके प्रतिनिधि थे, मिलने के बाद बहन मायावती जी ने कहा कि आप लोगों ने बहुत धोखा खा लिया, अब आप निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार बनने दीजिए। हम तो खुद शिक्षक रहे हैं, राजनीति में आने के पहले तो हम शिक्षक ही थे, एलएलबी भी थी, लेकिन शिक्षक वो पढ़ाने का काम कर रही थी, राजनीति में आने के पहले, सबको मालूम। उन्होंने कहा शिक्षकों का दर्द हम समझते हैं और शिक्षकों के लिए भावना जो होनी चाहिए वो मेरे पास है, और इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आने दीजिए हमारी सरकार, और जो हमारे सबसे पहले के जो कार्य होंगे वो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए होंगे और आपके लोगों के लिए होंगे। जिस तरह से उनकी बातें सुनने के बाद पूरे प्रदेश में आज
शिक्षक लोग हमारे साथ में जुड़ गए क्योंकि उनको मालूम है कि बहन मायावती जी फिर जो कहती हैं वो करके भी दिखाती हैं, वो झूठी वादे नहीं करती। आज हमारे बीच में शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश, उनके साथ में बहुत बड़ी संख्या में लोग हमसे मिलने आए थे जब हम इलाहाबाद आए, और यहाँ पर भी उन्होंने हमको एक ज्ञापन दिया, और इस ज्ञापन के साथ साथ में उन्होंने ये खुल करके कहा शिक्षक महासभा ने कि हम लोग बहन मायावती जी में आस्था रखते हुए, बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए हम पूरा समर्थन अपना बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करें। मैं उनका स्वागत करता हूं। भाइयों, आज चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो नौजवान हमारे साथी हो, और जो भी हो, आज कोई इनसे सुखी नहीं है। ये हर वर्ग के विरोधी है। आपने देखा विकास के नाम पे कुछ नहीं, विकास के नाम पे कहां आपको कुछ देखने को मिलेगा? विकास के नाम पे देखने को मिलेगा तो सिर्फ विज्ञापनों में मिलेगा, सिर्फ साइन बोर्डों में मिलेगा। अपने ऊपर 300 करोड़ रुपया हर महीने खर्चा करते चले आ रहे। अब तो बजट बढ़ा दिया है, और ये सरकारी बजट है, आपका पैसा है। 300 करोड़ से बढ़ा करके अब तो 500 करोड़ पहुंचाने का काम कर दिया है, और हो सकता है अभी चलते चलते 1000 करोड़ भी पहुंचाने का काम एक महीने में खर्च करने का काम कर दें, क्योंकि वो समझते हैं कि हम विज्ञापनों से चुनाव जीत जाएंगे। हम झूठे वादों से जैसे चुनाव जीते थे, अब की बार हम विज्ञापनों से जीत जाएंगे। जिस तरीके से आज ये पत्थर लगाने का काम कर रहे, ये योजना वो योजना, ये योजना लाएंगे, ये भी आप देख रहे हैं कि 5 साल तक इनको याद नहीं आई कि हमको कोई योजना लानी है, या अचानक से इनको योजनाएं याद आ रही हैं। जब चुनाव का समय आ गया तब इनको इन योजनाओं की याद आ रही। 300 करोड़ रुपया अपने ऊपर तो खर्च किए इन्होंने, 3600 करोड़ रुपया सालाना, और 20,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने पिछले 5 वर्षों में सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देखो हम कितने महान हैं, और अपना विज्ञापन के लिए इन्होंने खर्च करने का काम किया। अगर यही रुपया इन्होंने शिक्षा में लगा दिया होता, शिक्षकों के लिए जिनको लाठी डंडे दे रहे होते, तो उनको मानदेय मिल गया होता, उनको नौकरियां मिल गई होती। अन्य वर्ग के लोग, जिन जैसा श्री नकुल दुबे ने बताया कि उन्होंने आपको बताया कि कैसे कैसे हर जहां भी नौकरी का विज्ञापन करते हैं, उसके बाद उसमें कह देते हैं कि पर्चा लीक हो गया क्योंकि नौकरी देनी ही नहीं, आमदनी खाली कर लेते हैं। अगर इसी पैसे को इन्होंने लोगों के हेल्थ के लिए लगाया होता, लोगों के दवाई के लिए लगाया होता, अस्पतालों में लगाया होता, डॉक्टरों में लगाया होता, तो शायद जो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में कोरोना में मौतें हुई, जहां किस लिए मौतें हुई कि डॉक्टर नहीं था इसलिए मौत हो गई, दवाई नहीं थी इसलिए मौत हो गई, वहां पर नर्स नहीं थी इसलिए कोई देखने वाला नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए मौत हो गई, और कितने कितने सैकड़ों की संख्या में आपने देखा इतने लोग मर गए कि जलाने और दफनाने की जगह भी नहीं बची। और इन्होंने तो फिर इलाहाबाद का ही दृश्य था जो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, किस तरह से गंगा नदी में बहाने का काम किया, और किस तरीके से उनको बालू में दबाने का काम किया, किस तरह से जानवरों ने वहां पर आकर के नोचा खसोटा। वो भी दृश्य, भयानक दृश्य हम सब लोगों को देखने को मिला। ये इनकी ये संवेदनशीलता, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया की हम लोगों को देखने की मिली, जो विज्ञापन दे करके अपनी पीठ ठोकने का काम करते हैं। इनका असली चेहरा ये आपके बीच में फिर से आएंगे, फिर से झूठे वादे करेंगे, फिर से आपको समझाने का काम करेंगे, कभी धर्म का मुखौटा ओढ़ेंगे, कभी किसी चीज का ओढ़ेंगे, लेकिन आपके बाद में उसके बाद क्या करेंगे वो आपने 5 साल में देख लिया है। अगले 5 साल में तो बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। इन्होंने सभी को डरा के रखा, सभी को धमका के रखा है, चाहे वो दलित समाज हो। दलित समाज के तो वे घोर विरोधी हैं, सभी को मालूम है कि दलित समाज से कितनी घृणा करते हैं, ये कितने विरोधी हैं उनके, ये किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनको तो जैसे कि इंसान ही नहीं मानते हैं। और लेकिन घबराते क्या है, डरते क्या है अंदर से? बहन मायावती जी अगर मुख्यमंत्री बन के जब आ जाएंगी तो एक एक चीज का, इनके जुल्मों का हिसाब लेने का काम बहन मायावती जी करेंगी। इस बात से डर भी लगा रहता है, इस बात की घबराहट भी रहती है। किस तरीके से हमारे समाज की, दलित समाज की
किस तरीके से एक बेटी के साथ में हाथरस में दृश्य सबने देखा, किस तरीके से उसके साथ में पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कैसे उसका मृत्यु शरीर भी घर वालों को देने से मना कर दिया, घर वालों को अंदर सिज्जों में बंद कर दिया। मीडिया ने दिखाया, सबने देखा किस तरीके से उन्होंने रात में जा करके 3 बजे, रात के 2:30 बजे जा करके मिट्टी का तेल डलवा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद ही टीवी देख रहे थे, टेलीविजन के सामने बैठे थे, अपने सामने रखे हुए थे और देख रहे थे पूरा दृश्य। अखबार में अगले दिन छपा था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कह रखा था हाथरस में कि हम तुमको देख रहे हैं और देखना इसका मृत्यु शरीर। उनके घर वाले जितना भी चीखें चिल्लाएं उनको मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो अपराधी लोग हैं वो हमारे अपने, उनको हमें बचाना है। इसलिए इसका मृत्यु शरीर उनके घर हवाले मत करना। और किस तरीके से एक पुलिस वाले से रात के 2:30 बजे मिट्टी का तेल डलवा करके और उसका शरीर जलाने का काम किया, ये भी सबने देखने का काम किया। इस घृणित कार को हम ही लोगों ने नहीं, इस देश में पूरे विदेशों में भी देखा लोगों ने, और अपने सर, हम लोगों का सर शर्म से झुकने का काम। ये ब्राह्मणों के कितने विरोधी हैं, ये तो किसी से छिपा ही नहीं है। इस सरकार में ब्राह्मण का चेहरा देखते ही लोग तमतमा जाते हैं। जो इनके ऊपर बैठे, शीर्ष स्थानों में बैठे हैं, ब्राह्मण का नाम नहीं सुन सकते, ब्राह्मण को देख नहीं सकते, इतने ज्यादा ब्राह्मणों से नाराज हैं, विरोधी हैं कि आप उनके जितने भी क्रियाकलाप हैं उसमें सब सामने जाके रहते हैं। किस तरीके से 100 से ज्यादा इनकाउंटर ब्राह्मण समाज के लोगों के हो गए। किसी और का इनकाउंटर देखा आपने होते हुए? ब्राह्मण समाज के 100 से ज्यादा इनकाउंटर, और इतना ही नहीं, 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग मार दिए गए इस सरकार में। वो सोचते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोगों को इतना भयभीत कर देंगे, इतना भयभीत कर देंगे और सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहन मायावती जी के साथ में 2007 में भाईचारा बना के दलित समाज के साथ में, अल्पसंख्यक समाज के साथ में, पिछड़ा वर्ग समाज के साथ में एक भाईचारा बनाने का काम किया था। और उत्तर प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत की 17 वर्षों बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिलकर बनवाने का काम किया था। इस बात को ये भूल नहीं सकते, और इसीलिए आपने देखा कि किस तरीके से इनके काम होते हैं। खुशी दुबे जो 16.5 साल की लड़की, और एक दिन पहले शादी होकर के अपने घर में जाती है, दूसरे जिले से वहां पर पहुंची थी शादी होकर के, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसके तो हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, लेकिन उसको उसके पति का इनकाउंटर करने के बाद उसको भी उठा करके ले गए और उसको ले जाकर के जेल में बंद कर दिया, और जेल में आज तक बंद करके रखा हुआ है। 1.5 वर्ष हो गए, लेकिन इन्होंने उस लड़की को, जिसका क्या दोष है, सिर्फ इतना ही है कि उस परिवार में जाकर उसकी शादी हुई थी। पर हाँ, दूसरा सबसे बड़ा दोष इनके निगाह में जो है कि वो ब्राह्मण समाज की लड़की है। ब्राह्मण समाज की लड़की होने के नाते उसको ये छोड़ नहीं सकते। इन्होंने कहा है कि उसके साथ भी वही हश्र होना चाहिए जिस तरह से ब्राह्मण समाज की एक महिला के साथ में अभी इसी महीने में वहां हाथरस में हुआ। हाथरस में एक रेणु शर्मा नाम की ब्राह्मण समाज की महिला, उसके साथ में क्या हुआ आप सभी ने देखा, अखबारों में भी पढ़ा। वो एक राजनीतिक महिला थी, वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रही थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग की विरोधी थी, वो उनका असलियत खोलने का काम करती, झूठे मुकदमे लगा करके उसको जेल में भेजने का काम किया और जेल में बंद कर दिया। उसके बाद उसने जब बेल दाखिल की तो उसमें पूरी ताकत, जैसे कि खुशी दुबे के मामले में पूरी ताकत एक सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से लगाई जा रही है, उसके में भी लगाई गई, लेकिन उसके बाद भी उसको बेल मिल गई। जब बेल मिल गई तो उसको जेल से बाहर आने नहीं दिया, बेल के बाद भी 15 दिनों तक जेल के अंदर रखा। और कब आने दिया? तब आने दिया जब उसकी जेल के अंदर मृत्यु हो गई, उसके मृत्यु शरीर को ही बाहर निकालने का काम किया। और इसी तरह की योजना इनकी खुशी दुबे के लिए भी लगती, इंतजार कर रहे हैं। बीच में बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन नहीं, कहा कि इसकी बेल हो जाने दी। इनका नहीं, हमने तय कर लिया है तो तय कर लिया है, इसका हर्ष अगर होना है तो फिर या तो रेणु शर्मा की तरह हो, वरना जेल के अंदर सोने दो। इस तरह की इनकी सोच है। कितने वकील मार दिए गए,
इलाहाबाद में वकील की हत्या हुई, गोरखपुर में वकील की हत्या हो गई, लखनऊ में हत्या हो गई, कानपुर में हो गई, कहां कहां नहीं। वकीलों को भी असुरक्षित कर दिया इन्होंने। वकीलों के साथ में भी आज इस प्रदेश में सुरक्षित कौन है? डॉक्टरों की हत्या हो रही है, इंजीनियरों की हत्या हो रही है, जो नौकरी पेशा के अलावा जो अपना काम धंधा करते हैं, छोटे छोटे कारखाने चलाते हैं, उनको लूटने का काम, उनको धमकाने का काम, और उनकी हत्याएं भी हो रही। नहीं हो पाते तो आईपीएस अधिकारी से भी हत्या करा देते हैं। किस तरह से ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति जो कि बुंदेलखंड में महोबा में था, उसका गाड़ी के अंदर बैठ करके उसको गोली मारने का काम किया एक आईपीएस अधिकारी ने। 1.5 साल हो गया। ऐसे तो 24 घंटे में गाड़ी पलट जाती है, इनकाउंटर हो जाता है। 1.5 साल हो गया और आईपीएस अधिकारी अभी तक आपको वो पकड़ नहीं पाए हैं। ये प्रदेश की सरकार अभी तक उसको ढूंढ रही है। ढूंढ क्यों रही है? क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि इन्हीं के यहाँ कहीं बैठा के रखा होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मारने का काम हुआ था, इसलिए उसके पर पूरा हाथ रखने का काम इन्होंने कर रखा है। भाइयों, आज जिस तरह से व्यवस्था इनकी चल रही है, जिस तरह से बहन मायावती जी ने विकास करने का काम किया था पूरे प्रदेश में, इन्होंने सिर्फ विनाश करने का काम किया। इन्होंने जो समाजवादी पार्टी की सरकार और ये मिल करके काम करते हैं, ये सभी को मालूम है किस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश में कहते हैं हमने तो बुलडोजर चलाना की काम किया, हम तो रोको ठोको की नीति अपनाते हैं, रोक करके गोली मार देते हैं। हाँ, लखनऊ में भी मारा इन्होंने, रोक करके गाड़ी रोक करके ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को, जैसे महोबा में मारा, लखनऊ में भी मारने का काम किया, गाड़ी के अंदर मारने का काम किया। और उसके बाद अपनी पीठ थपथपाते अल्पसंख्यक समाज को किस तरह से कहते हैं दहशत में रहो, दब के रहो, डरे रहो। बहन मायावती जी की सरकार थी, याद करिए कि चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, एक भाईचारा बना के रहते थे। भाईचारा की सरकार चलती थी। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहन मायावती जी ने चलाने का काम किया। ये तो खाली सबका साथ सबका विकास बहुजन समाज पार्टी का नारा चुराने का काम करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर के, लेकिन करने का काम नहीं करते हैं, विनाश करने का काम खाली कर रहे हैं। अगर आप देख लीजिए इस प्रदेश में क्या देने का काम किया इन्होंने, क्या चीज पहुंचाने का काम किया। अगर अस्पताल बना दिए होते तो क्यों सड़कों में लोग मरते? क्यों जो हमारे प्रवासी मजदूर थे वो बाहर से 500-500 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे थे, न उनके खाने की व्यवस्था, न उनके रुकने की व्यवस्था रास्ते में करी, न उनके बस दी, न उनका कोई और उपचार करने का काम किया। महिलाएं किस तरह से अपने सूटकेस में बच्चे को लेकर के बैठा करके लेके जा रही थी, वो भी दृश्य सबने देखा, कंधों में लेकर के जा रही थी। लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको तो सिर्फ जानते हैं कि हम आएंगे और आकर के फिर से वादे करेंगे, धर्म का मुखौटा अपने चेहरे पर फिर से लगा लेंगे और धर्म के मुखौटे के अंदर जो असली मुखौटा है उसको छिपा करके और लोगों से वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोग इनका असली चेहरा पहचान चुके हैं, उनका असली चेहरा उन्होंने देख लिया है, इनके चेहरे से मुखौटा हट चुका है। कितने ये धर्मात्मा हैं, ये भी लोगों ने देखने का काम कर लिया है। और अब की बार लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार हम इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। पिछली बार 2005 में और 7 में जब हम लोगों ने हर जिले में जाने का काम किया था, ब्राह्मण समाज के बीच में जाने का काम किया था, तो हम लोगों ने प्रयागराज से शुरू किया था। और प्रयागराज से शुरू करने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने 9 जून 2005 को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें बहन मायावती जी मुखिया थी। और सभी लोगों को मालूम है 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। जिस तरह से आज आप शंखनाद कर रहे थे, उस दिन तो 1100 लोग थे जिन्होंने शंखनाद करके बहन मायावती जी का स्वागत किया था। और बहन मायावती जी ने भी उस दिन ब्राह्मण समाज को इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के उनकी ताकत को देखते हुए उनसे वादा किया था। उन्होंने जब माइक पे आई तो हमने जब गणेश जी की प्रतिमा उनको भेंट की थी, तो आप लोग जो गए थे उनको याद होगा कि उन्होंने हाथ में लेकर के कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके बाद अपनी बात रखने का काम किया था। ब्राह्मण समाज का खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वादा किया था।
तो उन्होंने करके भी दिखाया। हर समाज का किया तो उन्होंने ब्राह्मण समाज का भी करने का काम किया। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए जो कुछ भी बन सकता था, चाहे 4000 सरकारी वकील बनाने का काम किया हो, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ, सारे जिला अदालतों में, और चाहे 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी ब्राह्मण समाज के बनाए हो, और चाहे उन्होंने 15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को दिया हो, 45 ब्राह्मण समाज के लोगों को विधानसभा में भेजने का काम किया हो। बहन मायावती जी ने फिर जब ब्राह्मण समाज ने इकट्ठा होकर के उनका साथ देने का काम किया, दलित समाज के साथ भाईचारा बना के, अन्य समाज के साथ भाईचारा बना के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, तो फिर बहन मायावती जी ने भी हर अन्य समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी करने, और अब की बार भी पूर्ण विश्वास है हमको, जिस तरह से प्रदेश में 75 जिलों में हम गए हैं और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज हमारे साथ एकत्रित हुआ है और भाईचारा बनाने के लिए उसने ठान लिया है और कसम खा ली है और संकल्प उठा लिया है, तो अब की बार कोई भी नहीं है जो कि बहुजन समाज पार्टी को अब की बार सत्ता में आने से रोक सके। और बहन मायावती जी को